गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट्स। करंट दो तरह की होती हैं। एक ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। मतलब अगर ये टाइम है और ये करंट का मैग्नीट्यूड है तो ये ऐसा रहेगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ऐसी करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ऐसी करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं। और एक और, अगर उस करंट का मैग्नीट्यूड अगर इस करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो जाएगा तो उसको वेरिंग करंट भी कह सकते हैं। वेरिंग करंट में ही एक ऐसी करंट आती है कि जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होगा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होएगी पीरियडिकली। पीरियडिकली का मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ऐसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज दैट करंट the magnitude of which changes continuously with time and the direction changes periodically with time. Such type of current is called as alternating current. अच्छा जी, तो फिर इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। अब जैसे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से, ये तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है, मैक्सिमम करंट जिसको हम कह सकते हैं यहाँ से, तो इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इन आइदर डायरेक्शन। ऊपर भी और नीचे भी सेम होएगी जी। इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। और इसको I0 भी कहते हैं। इसको हम अगर ऐसे हम देखें ये ग्राफ, तो ये I0 है। इसको पीक वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। हम जानते हैं कि जब एक कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कंटिन्यूसली चेंजेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। द ईएमएफ प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द करंट फ्लोइंग इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। ये हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पार्ट में। तो ईएमएफ जो उसमें बनती है इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E0 क्या है? ये मैक्सिमम ईएमएफ है और पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ है। और ओमेगा टी क्या कहता है? तो इसको हम कहते हैं फेस। इसको हम फेस कहते हैं। और अगर ये ईएमएफ जो जहां जो अगर एक सर्किट में हमने उसको फेड कर दिया, जो ईएमएफ निकली है, तो सपोज कर लो उस जो हमारा सर्किट था उसका रेजिस्टेंस R था, तो उसमें करंट किसके बराबर होएगी? करंट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R। तो E इज इक्वल टू 1/R। तो ऐसे क्या ऐसा है? तो E किसके बराबर होता है? E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E0 डिवाइडेड बाय R इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर I0 किसके बराबर आ गया? E0 डिवाइडेड बाय R, दैट इज द मैक्सिमम EMF or the peak value of the EMF divided by the resistance of the circuit। और ये वैल्यू आ गई हमारी I की। I क्या होता है? इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द करंट एट एनी टाइम, कि किसी एक टाइम पे I की इंस्टेंट एट ए टाइम, एट दैट टाइम क्या वैल्यू थी? दैट इज कॉल्ड एज I, और इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द करंट। और I0 क्या होगा? I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एट दैट टाइम, और द पीक वैल्यू आ गया जैसे हमने अभी हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड हो गया। अब यहां से यहां हम अगर हम देखें तो हम दोबारा इसी ग्राफ पे आते हैं।
तो ये जो करंट का जो चेंज होने का पैटर्न है, तो ये क्या है, 0 पे 0 है, फिर एक वैल्यू पे आकर के एक किसी टाइम पे आकर के इट्स वैल्यू मैक्सिमम, फिर उसके बाद एक वैल्यू पे आकर के दोबारा 0 आ रही है। इतने ही लगभग सेम टाइम के बाद क्या हो जाती है, ये दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाती है और अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम के बाद आकर के दोबारा ये 0 हो जाती है। और अगर आपने साइन कर्व पढ़े हों, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ी है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये कर्व जो है तो ये साइनोसोडियल कर्व है। ये जिस प्रकार साइन का फंक्शन चेंज होता है टाइम के साथ, उसी तरीके से ये करंट का ग्राफ भी तो हमको चेंज होता हुआ हमको लग रहा है। अच्छा जी, अब इसका एक एम्पलीट्यूड हमने तो अभी डिस्कस कर लिया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज इट्स एम्पलीट्यूड और द मैक्सिमम और द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अब यहां 0 था, तो ये पैटर्न सेम इतने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। इसका मतलब यहां से यहां तक एक साइकिल आ गया, एक साइकिल, वन साइकिल, and the time taken by an alternating current to complete the one cycle, यहां से यहां तक it is called as its time period. The time taken by an alternating current to complete one cycle is called as its time period. It is denoted by time period को हम लिखते हैं कैपिटल T के साथ। अच्छा जी, तो अब हम अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ी थी ओमेगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम एक पूरे चक्कर की बात करें, तो पूरे चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 पाई। तो इसलिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज टी किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा के बराबर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई जो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू टी, 2 पाई इंटू टी आ जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है उसका उल्ट होती है। अब फ्रीक्वेंसी होता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैसे डेफिनेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ द साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब 1/t इसको हम कहते हैं। तो 1/t है तो यहां से किसके बराबर आ जाएगा, ये ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर आ जाएगा। इसलिए ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, एक फ्रीक्वेंसी है, एक टाइम पीरियड आ गया, फिर इसका तो एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट है और अल्टरनेटिंग करंट का कंसेप्ट ये आपको था। अब एक चीज थोड़ी सारी बात दिमाग में रखना कि कंप्लीट साइकिल में टोटल वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट की होती है दैट इज 0। अब 0 क्यों है कि यहां से इधर जो है पॉजिटिव वैल्यू आई, अच्छी बात है, आधे तक सेम वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। सो यहां से यहां तक एक कंप्लीट साइकिल में अगर हम नेट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू 0। वो इसलिए क्योंकि जितनी यहां पर पॉजिटिव की तरफ है उतनी ही नेगेटिव वाली साइड भी है। तो इसलिए जब एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ जाती है, अभी हम जब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करेंगे, तब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल में निकालेंगे। हाफ साइकिल में आपको एवरेज वैल्यू निकाल करके दे देंगे। एवरेज इसलिए निकालेंगे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। इसलिए हम हाफ साइकिल में, ये जो पहला हाफ साइकिल है, इसमें हम निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। अब अगर इसमें जो हमारी एवरेज वैल्यू आती है इसमें भी लगभग इतनी ही आनी है, सिर्फ
इसका और इसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के उल्ट होना है, मतलब वैल्यू अगर इसकी पॉजिटिव में है तो इसकी नेगेटिव में आ जाएगी, दोनों को जमा करेंगे तो लास्ट में जीरो बच जाना है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो कंटिन्यू चेंज होता है, लेकिन डायरेक्शन उसकी पीरियडिकली चेंज हो जाती है, और एक साइकिल के बाद उसकी नेट वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट विल बी इक्वल टू जीरो। दैट इज वाई कि हम उसकी जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो हाफ साइकिल में निकालेंगे, इसलिए फुल में हम नहीं निकाल पाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज समथिंग अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बात करेंगे तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए हाफ साइकिल कितनी होती है न्यूमेरिकली, इसको हम निकालेंगे। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।